कक्षा 11 वाले विद्यार्थी, आपके कक्षा 11वीं में 2 विषय के वीडियो भेजे गए हैं। बही खाता, लेखा शास्त्र का, व्यवसाय का अध्ययन पहले भी भेजे गए, फिर से प्रारंभ हो रहे हैं। और कक्षा 11 में जो वाणिज्य समूह में तीसरा विषय है, एक नया परिवर्तन हुआ है। आर्ट, कक्षा 11 आर्ट और कक्षा 12 आर्ट और कॉमर्स दोनों में एक ग्रुप की पुस्तकें हैं, एक ही पुस्तकें चलेंगी। तो कॉमर्स के कक्षा 11 के विद्यार्थी और कक्षा 11 आर्ट के विद्यार्थी दोनों ध्यान दें। अर्थशास्त्र पहले कॉमर्स में चलती थी, व्यवसायिक अर्थशास्त्र। अब आ गई है केवल क्या है, मौखिक चलेगा, बोर्ड का काम नहीं है। अर्थशास्त्र ये 2 शब्दों से मिलकर बना। अर्थ माने होता है धन, शास्त्र माने पुस्तक होती है, जाहे में किसी विषय विशेष वस्तु का संग्रह हो, वो शास्त्र कहला जाता है। ऐसा शास्त्र जिनमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, कैसे धन आता है, किन स्रोतों से आता है, कहाँ को जाता है, इसका अध्ययन कहाँ में किया जाता है, अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र क्या है, बड़ा पुराना सब्जेक्ट है। भारतवर्ष में अर्थशास्त्र के जो जनक हैं कौटिल्य या चाणक्य को माना जाता है। अपने भारत देश में अब तो प्रजातंत्र है। जब राजतंत्र था तो राजा के ज़माने में भी आर्थिक क्रियाएँ होती थी। विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। मुख्य मतलब आयकर स्रोत राजा के ज़माने में लगान, किससे कितनी लगान लेनी है, लगान ढाने कहला गया, उसको कहाँ खर्चा करना है। राजा हो चाहे सरकार हो, कहाँ से कितना लेना है, जनता से कितना लेना है, फर्मों से कितना लेना है, फिर उसको कहाँ खर्चा करना है। माने धन संबंधी क्रियाएं आज नहीं, ये जमाने से चलती चली आ रही हैं। तो अर्थशास्त्र का मेन अर्थ समझिए 2 शब्दों में, अर्थ धन शास्त्र। ऐसी पुस्तक, ऐसा साहित्य जिसके अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाए, वो है अर्थशास्त्र। वैसे भी भारत जो है अर्थ से, धन से पहले से विकसित था। यहाँ धन के अच्छे स्रोत, धनी राष्ट्र होने की चिड़िया कहा जाता था भारतवर्ष। और राजा को कितना चाहिए, कितनी उसकी आय आनी चाहिए, टैक्स बढ़ा दिया, लगान बढ़ा दिया, से पर्याप्त हो गया तो लगान घटा दिया। तो माने राजाओं के ज़माने से, जब से देश है, भारत देश है कि कोई भी देश, भारत देश तो सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो वहीं क्या है, आगम अधिक थे, खर्च कम था, आय के पर्याप्त साधन। और आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये 3 बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं और तीनों भाई लगभग इंग्लैंड के हुए हैं। तो पुराने तो आपके 17वीं शताब्दी के सबसे पहले एडम स्मिथ हुए, उसके बाद मार्शल हुए, फिर रॉबर्ट्स हुए। अब भारत के अर्थशास्त्र भी प्राचीन अर्थशास्त्रों के आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को और परंपरागत अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र के जो जनक हैं
कौटिल्य की अर्थशास्त्र भी भारत में अध्ययन किया जाता है, विदेशों में अध्ययन किया जाता है। उसके जनक यही हैं चाणक्य, कौटिल्य भी कहते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। अब इसमें क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो हैं बहुत लंबी परिभाषा का इसका क्षेत्र है, अलग अलग कुछ धन संबंधी परिभाषाएं हैं, इसके जनक कौन है, धन संबंधी परिभाषाओं की प्रणेता कौन है, धन संबंधी परिभाषा क्या है, इसके क्या दोष हैं, क्या कमियां हैं, क्या व्याख्या है। उसके बाद आपकी आती है कल्याण संबंधी परिभाषा। विचारधाराओं के आधार पर अलग अलग अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी गई हैं। जो जैसा अर्थशास्त्र चमका और उस विषय का गहन अध्ययन किया, अपने अनुसार फिर उसको परिभाषित किया। तो सबसे पहले एडम स्मिथ धन संबंधी परिभाषा दी है, कुछ और विद्वान हैं उनके ग्रुप में। फिर है दूसरी कल्याण संबंधी परिभाषा है, वो कल्याण संबंधी परिभाषा की जो प्रणेता हुआ है मार्शल है। फिर है एक दुर्लभता संबंधी। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, दुर्लभ से बना दुर्लभता, ये तीसरी विचारधारा। पहली है धन संबंधी, जो कि एडम स्मिथ एक लाइन में परिभाषा दिए हैं, और विद्वान भी धन संबंधी दिए हैं, उनका अध्ययन बाद में किया जाएगा। लेकिन धन संबंधी परिभाषा के जनक एडम स्मिथ है, उनका कथन है, एक लाइन की परिभाषा है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। फिर कल्याण संबंधी परिभाषा है, ये इसके जनक मार्शल हैं। फिर दुर्लभता संबंधी परिभाषा कुछ आधुनिक लग रही है, कुछ सटीक भी है, माने देखने को भी वो परिभाषा का प्रयोग मिलता है। इसके जनक रॉबिन्स हैं। अब मार्शल रॉबिन्स से दोनों कहाँ के हैं, आपके इंग्लैंड के रहने वाले, समकालीन हुए हैं। इनका क्या है, थोड़ा ध्यान चलेगा, जीवन पर थोड़ा दिखाएंगे। कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, कहाँ के रहने वाले थे, क्या डिग्री लिए, क्या काम किए, कॉलेज में प्रोफेसर थे, क्या थे, पूरा उनका वो थोड़ा बताया जाएगा गहन थोड़ा दो चार लाइन। तीसरी है दुर्लभता संबंधी। ये अब दुर्लभता संबंधी परिभाषा के जनक है रॉबिन्स भी इंग्लैंड के थे। दुर्लभता कहलाती है जो चीज आसानी से ना मिले, जो आसानी से मिल जाए वो कहलाती है सुलभ। सुगमता आसानी से मिल गई, पानी आसानी से मिल जाता, लेकिन तेल आसानी से नहीं मिलता। तो मनुष्य को जीने के लिए जो भी साधन है, खासकर धन क्या है, सीमित है, दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से मिलता है। तो उस दुर्लभ साधन को इस ढंग से प्रयोग करे कि अपनी आवश्यकताएं क्रमबद्ध तरीके से, हालांकि आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, आवश्यकताएं अलग था, एक आवश्यकता पूरी करो, दूसरी आवश्यकता तैयार है, लेकिन जो भी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जीने के लिए जरूरी है, उन दुर्लभ साधनों से व्यक्ति क्या हो जाए, सीमित साधनों, दुर्लभ साधनों या सीमित साधनों के द्वारा जो प्राप्ति हो रही है, उससे मनुष्य क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। चौथी परिभाषा है, उसमें कुछ विद्वान सम्मिलित है। उसमें एक भारतीय बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं प्रोफेसर J.K. मेहता। वैसे अपने भारत देश में भी अर्थशास्त्र के कई विचारक हुए हैं। गांधी जी का अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन था, दादा भाई नौरोजी हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू भी अर्थशास्त्र के संबंध में कुछ अपना योगदान दिए हैं। तो ये आपकी प्रोफेसर J.K. मेहता, KC बोकारो, तो जो चार विचारधाराएं हैं, धन संबंधी, कल्याण संबंधी, दुर्लभता संबंधी और अन्य संबंधी, उसमें भारत के आ जाते हैं। अन्य परिभाषाओं में, अन्य विचारधारा में, उसमें कौटिल्य को, भारत के हैं कौटिल्य,
प्रोफेसर जे.के. मेहता भारत के हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री में हैं, विश्व में इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। एम.जी. बुखारी हैं। और धन संबंधी परिभाषा में जिसके जनक है धन संबंधी एडम स्मिथ, इसमें 3 विद्वान हैं। एडम स्मिथ, प्रोफेसर जे.बी. से, प्रोफेसर वाकर, ये सब बाहरी हैं, अपने देश के नहीं है। अच्छा, एडम स्मिथ जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इनका जीवन परिचय बताया जाएगा। और बहुत पुराने हैं, इनका जो जन्म हुआ है 5 जून 1723 की है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक माने जाते हैं। हर विद्यार्थी को इनका नाम, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम जानते हैं, वैसे अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ तो जनक माने गए हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, लेकिन 17वीं शताब्दी के, तो और पुराने हैं। अच्छा, और कल्याण संबंधी परिभाषाओं के जनक मार्शल हैं, प्रोफेसर केनन है। दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं में प्रोफेसर रॉबिन्स हैं। इनमें परिभाषाएं तो आपकी दिखाई जाएगी, लेकिन अर्थशास्त्र में रहता क्या है, काहे का अध्ययन किया जाता है, ये बोर्ड में लिखने वाली चीज नहीं है, आवाज में दिखाई जाएंगी आपको। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, तो विषय सामग्री को अर्थशास्त्र की एक तो परंपरागत दृष्टिकोण जो हमेशा से चलता आ रहा है, जमाने से चलता आ रहा है, अर्थशास्त्र में रहता है। और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण से जो अर्थशास्त्र की कुल विषय सामग्री है टोटल, उसको 5 भागों में बांटा गया है। कहीं कहीं किताबों में उदाहरण एक पंजा बना रहता है। उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सब क्रम से हैं। उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये परंपरागत दृष्टिकोण से, पुराने दृष्टिकोण से ये 5 विभाग हैं, पहले यही माने जाते थे। आधुनिक दृष्टिकोण से एक तरह से नई विषय सामग्री आ गई, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ये 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि। छोटा अर्थशास्त्र कहे चाहे बड़ा, लेकिन आपने को दोनों चीजों का अध्ययन करना है। अर्थशास्त्र की परिभाषा, उनकी विशेषता क्या, लक्षण एक कल बताई जाएंगी। आज क्या प्रारंभिक तो थोड़ा जानिए। अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है वो उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सब क्रम से है। इनका थोड़ा थोड़ा उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण, राजस्व, इनका अर्थ क्या है, इनमें आपस में संबंध क्या है, इसमें एक दूसरे की निर्भरता क्या है, एक के बिना दूसरे का काम कैसे न चलेगा, लिंकेज कैसे हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आता उपभोग। उपभोग का मतलब होता है प्रयोग करना, जिससे आवश्यकता की संतुष्टि हो जाए, वो क्या कहलाता है, उपभोग। जैसे खाना खाना है, कपड़े पहनना है। और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, बन रही हैं, दिख रही हैं, जो भी है, वो सब मनुष्य के उपभोग के लिए है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिन वस्तुओं का जो दिखती हैं छुई जा सके, जो कि न छुई जा सके। सभी वस्तुएं किनके लिए हैं, मनुष्य के लिए। अच्छा, उपभोग उनका मनुष्य करता है, लेकिन कुछ का प्रत्यक्ष करता है, कुछ का अप्रत्यक्ष करता है। जैसे फर्नीचर है, कमरे में रखा है, लोहा है, कपड़ा है, खाना है, बिस्कुट है, दाल चावल, मिठाई है, फल है, कपड़े हैं, गद्दा है, रजाई है, ये सब किसके लिए, मनुष्य के लिए। जिसका सीधा प्रयोग करें, जैसे कपड़े पहने हैं, प्रत्यक्ष उपभोग है, खाना खाते हैं, कुछ भी मतलब खा रहे हैं,
पेट चाय पीते, दूध पीते हैं, ये प्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है। जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। फर्नीचर क्या है? अप्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है। लोहा फर्नीचर बनते हैं, खिड़की बनी है, छत बनता है, मनुष्य के लिए नहीं है। पानी, तालाब बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सड़कें बनी हैं, डैम बने, किसके लिए? सब उपभोग सब मनुष्य के लिए बने। लेकिन अंतर यह है, उपभोग तो प्रत्यक्ष है, जिसका सीधे प्रयोग करें तब चला वो प्रत्यक्ष, और जिनका सीधे न करें प्रत्यक्ष उपभोग। अब उपभोग के बाद आता है आपका दूसरा उत्पादन आता है। उत्पादित मनुष्य की उपभोग के कारण उत्पादन का जन्म हुआ है। भाई आपको चीजें चाहिए, जब उनका उत्पादन होगा, बनाई जाएंगी, तब न उपभोग करेंगे। तो उत्पादन का मतलब क्या होता है? कच्चे माल से पक्का माल बनाना उत्पादन कहलाता है। कम उपयोगी वस्तु को अधिक उपयोगी बनाना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन क्या है? उत्पादन के कुछ साधन होते हैं, 5 साधन है, उनके द्वारा उत्पादन का संभव होता है। कच्चे माल से पक्का माल बना देना, कम उपयोगी वस्तु को अधिक उपयोगी बना देना, कम मूल्य की वस्तु को अधिक मूल्य की बना देना। फिर उत्पादन की विधियाँ वो बात की डिटेल की स्टडी है। अभी आप उत्पादन का अर्थ समझिए। कच्चे माल से पक्का माल बना देना, कम उपयोगी वस्तु को अधिक उपयोगी बना देना, कम मूल्य की वस्तुओं को अधिक मान्य मूल्यों का सृजन कर देना उत्पादन कहलाता है। ये दूसरा विभाग कहला गया। और उत्पादन काहे के लिए किया जाता है? उपभोग के लिए किया जाता है। फिर आता है विनिमय। उत्पादित की हुई वस्तु को लोगों में बदलना विनिमय कहलाता है। अदला बदली, कुछ दो कुछ ले, कम उपयोगी वस्तु दो, अधिक उपयोगी वस्तु ले, ये विनिमय कहलाता है। अदला बदली, कुछ दे के कुछ लेना, ये नहीं कि आप ले भर लें अदे, कुछ देना कुछ लेना, कम उपयोगी वस्तु देना, अधिक उपयोगी वस्तु लेना, ये क्या कहलाता है? विनिमय। विनिमय की परिभाषा प्रोफेसर मार्शल ने दी है। दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। अभी विनिमय में इतना जानिए, विनिमय का मतलब का अदला बदली, कुछ दो कुछ दो। फिर क्या है? विनिमय के किस प्रकार है उससे मतलब नहीं है। अभी वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु लेना विनिमय है। और दूसरा विनिमय आधुनिक है, वस्तु विनिमय अभी चल रहा गाँव सुदूर गाँव में। विनिमय का दूसरा प्रकार है मुद्रा विनिमय। मुद्रा से वस्तु ले और वस्तु से मुद्रा ले, मुद्रा विनिमय हो गया। विनिमय के बाद आता है वितरण। वितरण का मतलब यह है वस्तुओं के वितरण से नहीं। उत्पादन काल में जिन साधनों के माध्यम से उत्पादन कार्य संभव हुआ है, उनका कितना हिस्सा हो रहा है, उनका हिस्सा देना। जैसे उत्पादन 5 साधनों से मिलकर होता है, उत्पादन 5 साधनों से मिलकर होता है। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। उत्पादन के साधनों को उनका पारिश्रमिक तय करना, ये वितरण कहलाता है। अर्थशास्त्र के लिए अभी क्या है, विषय सामग्री है, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, पुस्तक में भी है, थोड़ा मौखिक सुनिए, लिखने वाली बात नहीं। अर्थशास्त्र विभाग कितने कहला गए? 5। उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण। वितरण समझ गए? वितरण से तात्पर्य उत्पादन कार्य में जिनका साधनों के द्वारा उत्पादन कार्य संभव हुआ है, उन साधनों का पारितोषिक, पारिश्रमिक, प्रतिफल का दिया जाना, तय किया जाना। किसको पहले कितना मिले, किसको पहले मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। और सबके पारिश्रमिक उत्पादन के 5 साधन है: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस।
सबके प्रतिफल के नाम अलग हैं। पूंजीपति को लगान मिलना चाहिए, पूंजीपति को ब्याज मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कितना, ये तमाम सब अध्ययन किया जाता है। भूमिपति को लगान मिलता है, पूंजीपति को ब्याज मिलता है, श्रम को वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है। ये तमाम सब कहानियाँ हैं। इसके बाद अंतिम आता है शासन का विभाग राजस्व। राजस्व में राज की आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है। शासन के पास, सरकार के पास किन किन स्रोतों से आय आ रही है और उनका कहाँ अध्ययन, कहाँ खर्च किया जाना है, किन किन स्रोतों से आय आ रही है और उनको कहाँ खर्च किया जाना है। ये है अर्थशास्त्र में, अधिक नहीं है। अर्थशास्त्र में अब अपने पहले इकाई में सभी धारणाओं की परिभाषाएं, उनके लक्षण, परिभाषा के आधार पर विशेषता, एक दूसरे में अंतर। इसके बाद आपकी दूसरी पाठ की इकाई से आ जाएगी सांख्यिकी। अब ये 2-3 दिन पहली इकाई चलेगी गहराई से। आज क्या है, परिचय कराना था हर उसका। अब आगे का क्या है, कल से चलेगा। अब आज इतने करें।